हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद इदरीस खान में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पर हिस्ट्री के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, जिनसे एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उन सभी टॉपिक को बहुत ही आसान भाषा में ट्रिक के माध्यम से या इजी वे में समझाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमने कई सारे वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिनको अगर आप देखना चाहते हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को बहुत ही अच्छी तरीके से देख सकते हो। और वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर बात करें हम एनटीए यूजीसी नेट एग्ज़ाम की, तो लगभग अक्टूबर वाला जो एग्ज़ाम हुआ था, फरवरी वाला जो एग्ज़ाम हुआ था, उसके अंदर उस समय हमारी ज़्यादा वीडियो डली नहीं थी, तो उस समय लगभग 17 से 18 क्वेश्चन हमारी वीडियो से आए थे। इसके बाद अभी जून वाला जो एग्ज़ाम हुआ है, उसमें दोनों शिफ्ट के मिला के लगभग 30 से ज़्यादा क्वेश्चन उन वीडियो से देखने को मिले हैं। तो उन वीडियो को जाकर आप ज़रूर देखें। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात करते हैं हम आज के वीडियो की। तो आज के वीडियो के अंदर हम सल्तनत कालीन शिक्षा व्यवस्था के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसके अंदर हम सल्तनत काल के अंदर यानी कि मध्यकाल के अंदर हिंदू शिक्षा प्रणाली, हिंदू शिक्षा पद्धति किस तरह से कार्य कर रही थी। दूसरा, मुस्लिम शिक्षा पद्धति जो भारत के लिए बिल्कुल नई शिक्षा पद्धति थी, वो किस तरीके से भारत के अंदर इस्टेब्लिश हुई और क्या क्या व्यवस्था थी, क्या क्या इसके अंदर क्रियाकलाप थे, उन सभी चीज़ों को आज हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से जो भी चीज़ें आपको अवेलेबल करवाई जा रही है, जो भी कंटेंट इसमें ऐड किया जा रहा है, वो सारा एग्ज़ाम के लिए सफिशेंट रहता है। अगर आप इसके अलावा अगर किसी बुक को अगर ना भी पढ़ते हो और इसी कंटेंट के भरोसे अगर आप रहना चाहते हो, तो भी आपके लिए काफ़ी रहेगा। क्योंकि कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, वो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होती रहती है। उन्हीं चीज़ों को हम यहाँ पे वीडियो के माध्यम से करवा रहे हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है और चैनल पे बने रहना है। अब चलते हैं हमारी स्लाइड के ऊपर, जहाँ इस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से आज हम क्लियर करने वाले हैं। दोस्तों, स्लाइड के ऊपर आ चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सल्तनत कालीन शिक्षा व्यवस्था के ऊपर बात करने वाले हैं। किस तरीके से शिक्षा व्यवस्था को यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया भारत के अंदर, और किस तरीके से विकास हुआ है, और क्या क्या पद्धति, क्या क्या प्रणाली और क्या क्या चरण रहे हैं, किस सुल्तान के समय क्या क्या विकास हुआ है, ये सारी चीज़ों को आज हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम हिंदू शिक्षा प्रणाली यानी कि हिंदू शिक्षा पद्धति के ऊपर बात कर लेते हैं कि मध्यकाल के अंदर किस तरीके से हिंदू शिक्षा पद्धति कार्य करती थी, और कौन कौन से क्षेत्र हैं, कौन कौन से महाविद्यालय हैं जो अपने ज्ञान के लिए, कौन से ज्ञान के लिए, कोई चिकित्सा ज्ञान के लिए, कोई दर्शन शास्त्र के लिए, इस तरीके से कैसे वो प्रसिद्ध थे। तो देख लेते हैं सबसे पहले हिंदू शिक्षा पद्धति। हिंदू शिक्षा पद्धति की अगर हम बात करें दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता होना चाहिए, हिंदू शिक्षा पद्धति प्राचीनतम शिक्षा पद्धति, जैसे कि वैदिक काल की अगर बात करें तो वैदिक काल में भी शिक्षा पद्धति का विकास हो चुका था। वहाँ पे भी जो विद्यार्थी होते थे, वो अपने गुरु के पास जाकर, आश्रम में जाकर, जंगलों में जाकर इस तरीके से शिक्षा को ग्रहण किया करते थे। फिर उसके बाद महाविद्यालय और विद्यालय का कॉन्सेप्ट आया, फिर मगध एम्पायर आया, तो उसके समय तक्षशिला विश्वविद्यालय देखने को मिल जाता है। फिर उसके बाद गुप्त काल आता है, तो फिर आपको नालंदा विश्वविद्यालय देखने को मिल जाता है। फिर पाल वंश आता है, तो उदंतपुरी विक्रमशिला विश्वविद्यालय देखने को मिल जाता है। इस तरीके से चलते चलते प्राचीन काल में हिंदू शिक्षा पद्धति काफ़ी ज़्यादा डेवलप स्थिति में थी। मगर जब हम बात करते हैं मध्यकाल के अंदर जब मुस्लिमों का आक्रमण हो जाता है, तुर्कों का आक्रमण हो जाता है, फिर उनके बाद आने के पश्चात जब उनकी सत्ता इस्टेब्लिश हो जाती है भारत के अंदर, तो फिर उस पद्धति में क्या परिवर्तन आता है, क्या क्या परिवर्तन नहीं आता है, और कौन कौन से क्षेत्र थे। क्योंकि प्राचीन काल में तो आपने देख लिया तक्षशिला था, फिर गुप्त काल में देख लिया नालंदा था, फिर पाल वंश के समय आपने देख लिया कि विक्रमशिला, फिर वल्लभी। इस तरीके से हर समय में कोई ना कोई क्षेत्र शिक्षा के लेकर अपने क्षेत्र में विख्यात, अपने क्षेत्र में प्रसिद्ध, अपने क्षेत्र में फेमस था। तो उसी समय हम देख लेते हैं कि मध्यकाल के अंदर आते आते मध्यकाल में कौन सा क्षेत्र अपनी शिक्षा व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध था, वो आज के वीडियो के अंदर हम समझेंगे। तो हिंदू शिक्षा पद्धति की अगर बात करें तो यहाँ के शिक्षण संस्थान, मध्यकालीन शिक्षण संस्थान की अगर बात करें, जहाँ पे शिक्षा ग्रहण की करवाई जाती थी, जहाँ पे विद्यार्थी जाकर शिक्षा का कार्य करता था, अध्ययन करते थे, तो संगम, टाल, चतुष्पाठी और चौपासी, ये शिक्षण संस्थान का मतलब ये शिक्षा के केंद्र थे। यहाँ पे जाकर आपको शिक्षा ग्रहण करती थी। गुरुकुल भी इसमें शामिल था, मठ भी इसमें शामिल था,
और भी कई सारे नाम इसमें शामिल थे। तो दोस्तों इन सभी को आपको कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपसे अगर क्वेश्चन उठा के पूछ लिया जाए और कोड पूछ लिया जाए कि इनका संबंध किससे था, संगम का, टाल का, चतुष्पाठी का, चौपासी का, तो ये सारे शिक्षण संस्थान थे यहाँ पे। जैसे कि पहले महाविद्यालय, विद्यालय, कॉलेज, इस तरीके के जो शिक्षण संस्थान होते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे ये संगम, टाल, चतुष्पाठी, चौपासी ये शिक्षण संस्थान थे मध्यकाल के अंदर। अब शिक्षण केंद्र की बात कर लेते हैं, कहाँ पे शिक्षा फेमस थी, कहाँ पे शिक्षा मिलती थी। तो शिक्षा केंद्र की अगर बात करें तो नादिया, मिथिला, बनारस, प्रयाग आदि की अगर हम बात करें दोस्तों, तो प्रयाग, मथुरा, अयोध्या, मुल्तान, सरहिंद, कामरूप वगैरह वगैरह बहुत सारे जो है यहाँ पे फेमस शिक्षा केंद्र थे। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो फेमस शिक्षा केंद्र थे वो आपके नादिया, मिथिला, बनारस और प्रयाग। तो बनारस के बारे में तो बर्नियर का एक कथन भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि बनारस जो काफ़ी ज़्यादा शिक्षा का प्रमुख केंद्र आपके प्राचीन काल से ही रहा है। प्राचीन काल से लेकर तो मध्यकाल तक भी शिक्षा का केंद्र रहा है। और हालांकि आधुनिक काल के आते आते भी यहाँ पे संगीत की शिक्षा वगैरह दी जाती थी। तो बर्नियर ने इसके बारे में कहा है कि इसकी तुलना यूनान के एथेंस से इसकी तुलना की है। ये एथेंस का जो विश्वविद्यालय है उससे तुलना बनारस के विश्वविद्यालय की थी बर्नियर ने। बर्नियर जो आपका पता होना चाहिए फ्रांसीसी यात्री था और शाहजहाँ के समय ये भारत के अंदर आया था। अब बर्नियर के स्टेटमेंट ही देख ले तो बर्नियर ने बोला है कि बनारस के विश्वविद्यालय की तुलना यूनान के विश्वविद्यालय, यूनान यानी कि एथेंस एक जगह है यूनान के अंदर, वहाँ से इस विश्वविद्यालय की तुलना की है। और काशी को भारत का एथेंस कहा है। देख सकते हो दोस्तों, बनारस का नाम काशी है तो काशी को भारत का एथेंस बताया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हो जाता है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बनारस के विश्वविद्यालय की तुलना एथेंस से किसने की है या काशी की तुलना एथेंस से किसने की है, तो आपको लगाना है बर्नियर ने की है। इसके बाद अमीर खुसरो ने क्या बोला है, अमीर खुसरो भी काफ़ी ज़्यादा भारत के बारे में लिखने वाले थे। भारत के बारे में वर्णन करना और भारत की महत्ता को वर्णन करना, इस तरीके से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्टेटमेंट दिए हैं। तो उन्होंने भी कहा है कि अरब ज्योतिष अबू मशार बनारस में रहकर 10 वर्ष तक ज्योतिष का अध्ययन किया था। इस बात का उल्लेख किसने किया, अमीर खुसरो ने किया है। तो अरब ज्योतिष था अबू मशार, वो बनारस आया और वहाँ पे रहकर 10 वर्ष तक ज्योतिष का अध्ययन किया, ये बात इन्होंने बोली है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद एक बनारस के राजा होते हैं जय सिंह। बनारस के राजा को क्या नाम है इनका, राजा जय सिंह। इन्होंने राजकुमारों की शिक्षा देने के लिए महाविद्यालय की स्थापना की थी। इन्होंने बनारस के अंदर विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई है। फिर उसके बाद आ जाता है दारा शिकोह। दारा शिकोह कौन है दोस्तों, शाहजहाँ के पुत्र हैं, जो काफ़ी ज़्यादा सूफ़ी और काफ़ी ज़्यादा हिंदू मुस्लिम के समन्वय वाली बातें करने वाले थे। उन्होंने अपने जो ग्रंथ थे सिर्रे अकबर, जिनमें उन्होंने तो सिर्रे अकबर में उन्होंने विद्या का केंद्र बताया इसको, बनारस को हिंदू विद्या का केंद्र बताया। अगर हम सिर्रे अकबर की बात करें दोस्तों, तो सिर्रे अकबर में लगभग 52 उपनिषदों का इन्होंने फ़ारसी में अनुवाद किया है। 52 उपनिषदों का फ़ारसी में अनुवाद किया है। और किस नाम से किया है, सिर्रे अकबर से किया है। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। तो इन्होंने भी बनारस के जो केंद्र था उसको प्रमुख केंद्र बताया है, हिंदू विद्या का प्रमुख केंद्र के रूप में वर्णित किया है। तो बनारस काफ़ी ज़्यादा फेमस केंद्र था, आपको याद रखना है ये। इसके बाद अमीर खुसरो आते थे। अमीर खुसरो ने विद्या के क्षेत्र में दिल्ली, अब इन्होंने दिल्ली के बारे में बताया कि विद्या के क्षेत्र में दिल्ली बुखारा के समकक्ष थी। तो दोस्तों बुखारा जो मध्य एशिया का इलाका है, वहाँ पे एक शहर है बुखारा। और काफ़ी ज़्यादा जैसे बात करें पश्चिमी अगर शिक्षा केंद्र की, तो बुखारा का नाम काफ़ी ज़्यादा फेमस माना जाता है। तो दिल्ली को उन्होंने बुखारा के समकक्ष बताया है और भारत के ब्राह्मण अरस्तु के समान प्रतिभाशाली बताए हैं। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया है, अमीर खुसरो ने दिया है। ये आपको याद रखना है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट माना जाता है। इन्होंने दिल्ली को बुखारा के समकक्ष बताया है और ब्राह्मण जो भारतीय ब्राह्मण थे इनको अरस्तु से बताया। अरस्तु काफ़ी ज़्यादा फेमस जो खगोल शास्त्री और महान व्यक्ति के रूप में इनको गिना जाता है। तो अरस्तु से तुलना किसकी है, जो भारत के ब्राह्मण हैं, यानी कि भारत के जितने भी ब्राह्मण हैं वो इतने ज़्यादा ज्ञानी होते हैं कि वो अरस्तु के समकक्ष माने जाते हैं। ये बात अमीर खुसरो ने बताई है। ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद कुछ शिक्षा केंद्रों की बात कर लेते हैं दोस्तों। शिक्षा केंद्रों में अगर हम सबसे पहले बात करें मिथिला की, तो मिथिला विश्वविद्यालय के जो आचार्य थे वो रघुनंदन दास थे। अब रघुनंदन दास थे तो रघुनंदन दास के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं दोस्तों। रघुनंदन दास का जो ये मिथिला विश्वविद्यालय था, ये ब्रह्मजीर्य शिक्षा का प्रमुख केंद्र था दोस्तों। कौन सी शिक्षा का केंद्र था, ब्रह्मजीर्य
ब्रह्मजीर्य ब्रह्मजीर्य शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। और इनके गुरु की अगर बात करें दोस्तों तो इनके गुरु विद्यापति और महेश ठाकुर और विद्यापति ये दोनों इनके गुरु थे। और रघुनंदन दास जो थे अकबर के कहने पर इन्होंने दिग्विजय अभियान किया था। मतलब रघुनंदन दास ने अकबर के कहने पर दिग्विजय अभियान किया था और अकबर उनसे प्रसन्न होकर इनको मिथिला यानी कि रघुनंदन दास से जब इम्प्रेस हो जाता है अकबर तो इनको मिथिला इनको दे देता है। और जब इनको मिथिला दे दिया जाता है उपहार स्वरूप इनको गिफ्ट कर देता है अकबर मिथिला को, तो ये क्या करते हैं गुरु दक्षिणा के लिए अपने गुरु महेश ठाकुर को मिथिला उनको दे देता है। और फिर इसी जगह पर महेश ठाकुर अपने दरभंगा राजकुल की स्थापना करते हैं। तो इस तरीके से ये चीज़ें समझना है आपको। रघुनंदन दास जो थे ये अकबर के समकालीन थे। फिर बात करते हैं दरभंगा राजकुल की स्थापना कौन करते हैं, महेश ठाकुर करते हैं। और महेश ठाकुर किसकी जगह पर करते हैं, रघुनंदन दास ने जो मिथिला इनको दिया था उसी जगह पर ये दरभंगा राजकुल की स्थापना करते हैं। फिर उसके बाद हम नादिया की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो ये नादिया के अंदर नादिया जो था नव्य न्याय का अध्ययन का यहाँ का जो प्रमुख विषय था दोस्तों, नव्य न्याय यहाँ का प्रमुख विषय था। और 16वीं सदी के महान विद्वान सार्वभौम ने यहाँ की स्थापना की थी। और नादिया के अंदर नादिया के जो विद्या केंद्र थे उसकी 3 शाखाएं थी दोस्तों। एक तो नवदीप, दूसरा आपका शांतिपुर और तीसरा आपका गोपालपारा। तो ये 3 शाखाएं थी यहाँ पे। और ये 16वीं सदी का महान विद्वान थे सार्वभौम, उसने इसकी स्थापना की थी। और नव्य न्याय का अध्ययन का प्रमुख केंद्र माना जाता है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाएगा ये। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं मुस्लिम शिक्षा पद्धति की दोस्तों। तो अभी तक तो हमने जितने भी केंद्रों के बारे में पढ़ा है वो सारे आपके हिंदू शिक्षा पद्धति जो मध्यकाल के अंदर प्रचलित थी उसके ऊपर हमने बात की थी। अब बात कर लेते हैं मुस्लिम शिक्षा पद्धति की, क्योंकि मुस्लिम शिक्षा पद्धति भारत के अंदर जो इस्टेब्लिश हुई है, भारत के अंदर जब अरब आक्रमण और तुर्क आक्रमण आए हैं और ख़ास करके जब तुर्क सत्ता की स्थापना हुई है उसी के बाद भारत के अंदर मुस्लिम शिक्षा पद्धति का वास्तविक विकास हुआ है। हालांकि इससे पहले महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के समय भी ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है, मगर इसकी जो वास्तविक शुरुआत और बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में जो शुरुआत होती है वो आपको तुर्क सत्ता यानी कि कुतुबुद्दीन इल्तुतमिश के समय से इसकी शुरुआत देखने को मिलती है। तो हम बात कर लेते हैं इनके मुस्लिम शिक्षा पद्धति में। तो मुस्लिम शिक्षा पद्धति में सबसे पहले संस्थान की बात कर लेते हैं। तो कहाँ पे रहकर शिक्षा को ग्रहण किया जाता था। जैसे हमने बात की थी हिंदू शिक्षा पद्धति में, तो हिंदू शिक्षा पद्धति में हमने बात की थी संगम में, चतुष्पाठी, चौपासी, मठ वगैरह यहाँ पे जाकर आपको शिक्षा ग्रहण करना रहता था। मगर अब यहाँ पे अगर हम बात करें मुस्लिम शिक्षा पद्धति में, तो मुस्लिम शिक्षा पद्धति में तो मठ में जाकर तो कोई शिक्षा ग्रहण करेंगे नहीं। तो ये लोग क्या करते हैं दोस्तों, ये या तो मदरसा में जाकर शिक्षा ग्रहण करते थे या मकतब में जाकर शिक्षा ग्रहण करते थे। अब मदरसा और मकतब क्या होता है दोस्तों, तो मकतब जो होता है ये प्राथमिक शिक्षा का केंद्र था और मदरसा जो था ये उच्च शिक्षा का केंद्र था। तो ये आपको समझ में नहीं आया होगा। तो मकतब जो होता है दोस्तों, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो कई सारी मस्जिदें ऐसी होती है, कई सारी मस्जिदों के अंदर मस्जिद से मदरसा यानी कि मस्जिदों के अंदर ही मदरसा यानी कि मकतबों की स्थापना की जाती है। वहीं पे जाके प्राथमिक शिक्षा यानी कि प्राथमिक शिक्षा बच्चे जो शुरुआती दिनों में जब अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं उर्दू, अरबी, फ़ारसी वगैरह, तो वो मकतबों में जाकर यानी मकतब यानी कि या तो किसी के होम टाउन मतलब किसी के घर में जाकर या किसी खास पैलेस पे जाकर या मस्जिदों में जाकर छोटे लेवल पर यानी कि लगभग यहाँ पे 20 से 25-50 बच्चों को यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करवाई जाती है। तो वो शुरुआत यानी कि प्राथमिक शिक्षा रहती है, वो मकतबों में जाकर इसकी प्राथमिक शिक्षा दिलवाई जाती है। फिर उसके बाद अगर आपको हाई लेवल की या उच्च लेवल की अगर शिक्षा ग्रहण करना है तो आपको घर से बाहर जाकर मदरसों में जाकर शिक्षा ग्रहण करना रहता है। तो वहीं पे पूरी व्यवस्था रहती है दोस्तों, खाने पीने की, रहने की, हॉस्टल सुविधा, छात्रावास, सारी सुविधाएं आपको मदरसा में मिल जाती है। जिस तरीके से यूनिवर्सिटी होती है हमारी, उसी तरीके से ये मदरसे होते हैं दोस्तों। तो वहीं पे आपको ये यूनिवर्सिटी की तरह कार्य करती है मदरसे, और यहीं पे आपको डिग्री मिलती है, यहीं पे आपको पूरे कोर्स करवाए जाते हैं। कई सारे मदरसे इस तरीके से होती है जो हमारी हिंदी शिक्षा पद्धति है, यानी कि आपको कॉलेज वाली अगर ग्रेजुएशन, मास्टर और टेक्निकल एजुकेशन, ये एजुकेशन भी अगर आपको करना है तो वो भी एजुकेशन करवाई जाती है। और साथ में आपको
अरबी, फ़ारसी और जो भी आपकी ये शिक्षा पद्धति के अंदर शामिल रहता है वो सारी चीज़ें यहाँ पे साथ में करवाई जाती है। तो इस तरीके से दोनों शिक्षा पद्धति को यहाँ पे करवाया जाता है। तो प्राथमिक शिक्षा पद्धति जो दोस्तों आपको मकतब में करवाई जाती है और उच्च शिक्षा आपको मदरसा में करवाई जाती है। ये दोनों चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। अब बात कर लेते हैं हम बिस्मिल्लाह समारोह की। तो बिस्मिल्लाह समारोह जैसे कि आपको तो पता होना चाहिए दोस्तों, उपनयन संस्कार होता है हिंदू में। जिस तरीके से कोई बालक जब अपनी शिक्षा पद्धति यानी कि गुरुकुल में प्रवेश करता है, शिक्षा लेने के लिए, अध्ययन के लिए जब जाता है, तो उसी तरीके से बिस्मिल्लाह समारोह होता है। तो बिस्मिल्लाह समारोह में क्या होता है दोस्तों, जब कोई बच्चा 4 वर्ष 4 माह या 4 दिन की आयु में हो जाता है तो उसको विद्यालय के अंदर भेजा जाता है, यानी कि उसका विद्यालय में प्रवेश करवाया जाता है शिक्षा के लिए। तो तब इस समारोह का आयोजन करवाया जाता है। तो इसी समारोह को बिस्मिल्लाह समारोह कहा जाता है दोस्तों। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसकी अवधि भी आपको याद रख लेना है। और ये किसके समकक्ष माना जाता है, अगर आपसे संस्कारों के बारे में पूछ लिया जाएगा हिंदू संस्कारों में, तो हिंदू संस्कारों में जो उपनयन संस्कार है उसके समकक्ष इसको माना जाता है। क्योंकि उपनयन संस्कार में भी आपको पता होना चाहिए, उसमें भी आपको उपनयन संस्कार करवाने के बाद विद्यालय में उसका प्रवेश करवाया जाता है, उसका मुंडन करवाया जाता है। इस तरीके से दोस्तों उपनयन संस्कार होता है। तो उसी तरीके से बिस्मिल्लाह समारोह होता है जो 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन की आयु में करवाया जाता है। इसके बाद विद्यालयों में उपाधि भी प्रदान की जाती थी दोस्तों। जैसे कि हमने उच्च शिक्षा की बात करी थी, तो उच्च शिक्षा के अंदर हम मदरसे में पढ़ने जाते हैं। तो मदरसे में पढ़ने जाते हैं तो मदरसे में कुछ उपाधियाँ भी प्रदान करवाई जाएगी, क्योंकि हमने बात की थी कि ये यूनिवर्सिटी लेवल पे काम करते हैं, यूनिवर्सिटी या कॉलेज लेवल पे ये काम करते हैं। तो यहाँ पे आप अगर पढ़ने जाओगे तो मकतब के अंदर आपको कोई डिग्री या कोई उपाधि नहीं मिलती थी, मगर मदरसे में अगर आप पढ़ने जाओगे तो वहाँ पर आपको बाकायदा सर्टिफिकेट, सनद और आपको डिग्री प्रदान की जाएगी और वहाँ पर आपको एक टाइटल भी मिलेगा। ये सारी चीज़ें मदरसे के अंदर करवाई जाती है। तो उपाधि की अगर बात करें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फाजिल की उपाधि। तो फाजिल की उपाधि उनको प्रदान की जाती है जो तर्कशास्त्र और दर्शन शास्त्र के विद्वान होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तर्कशास्त्र और दर्शन शास्त्र के विद्वानों को कौन सी उपाधि दी जाती है, तो फाजिल की उपाधि दी जाती है। ये आपको याद रखना है, मिलाने में या आपको सिंगल जो क्वेश्चन होता है उसमें आपकी शब्दावली वाले जो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं उसमें पूछ लिए जाएंगे कि फाजिल की उपाधि किसको प्रदान की जाती थी या फाजिल का संबंध किससे है। तो फाजिल एक उपाधि है जो तर्कशास्त्र और दर्शन शास्त्र के विद्वानों को प्रदान की जाती है। इसके बाद आमिल की बात कर लेते हैं। आमिल की उपाधि किसको प्रदान की जाती है, तो आमिल जो धर्मशास्त्र का विशेषज्ञ होता है। तो आलिम की बात कर रहे हैं दोस्तों, आमिल नहीं है। तो आलिम की उपाधि धर्मशास्त्र यानी कि धर्म के बारे में जो जानकारी रखता है उसको आलिम की उपाधि, उसको धर्म के बारे में इल्म है, धर्म के बारे में नॉलेज है, इस वजह से इसको आलिम की उपाधि दी जाती है। फिर उसके बाद करते हैं हम काबिल की उपाधि दोस्तों। तो काबिल की उपाधि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूज करती है। तो काबिल यानी कि जो साहित्य का विशेषज्ञ होता है दोस्तों, अरबी साहित्य, उर्दू साहित्य और फारसी साहित्य का जो विशेषज्ञ होता है उसको काबिल की उपाधि दी जाती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और एक और उपाधि होती है दोस्तों हाफिज की उपाधि। तो हाफिज की उपाधि किसे प्रदान की जाती है दोस्तों, तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, जो कुरान होता है उस कुरान को अगर कोई भी बिना देखे हिफ्ज कर लेता है तो उसको हाफिज की उपाधि प्रदान की जाती है। तो इस वजह से आपको याद रखना है हाफिज की उपाधि उसे प्रदान की जाती है। और मुगल काल के अंदर हमने अगर बात की दोस्तों, तो मुगल काल के अंदर औरंगजेब एकमात्र ऐसा शासक था जो हाफिज था, यानी कि उसको कुरान कंठस्थ याद था। ये आपको याद रखना है दोस्तों। तो क्या क्या देखा हमने दोस्तों, एक तो फाजिल की उपाधि देखा तो तर्कशास्त्र और दर्शन शास्त्र का विद्वान था। दूसरा हमने आलिम की उपाधि देखा तो धर्मशास्त्र और विशेषज्ञ था, जो धर्म के बारे में नॉलेज रखता हो वो आलिम था। फिर काबिल की बात की थी दोस्तों, तो काबिल साहित्य का विशेषज्ञ था। फिर हमने हाफिज की बात की थी, तो हाफिज जो कुरान को कंठस्थ याद रखता है उसे हाफिज कहा जाता है दोस्तों। और एक कारी भी होता है दोस्तों। कारी कौन होता है दोस्तों, कारी होता है जो कुरान को अच्छी तरीके से सुर के साथ पढ़ने वाले को कारी कहा जाता है। फिर उसके बाद एक मुफ्ती होता है दोस्तों। तो मुफ्ती कौन होता है, जो फतवा देता है। इस तरीके से कई सारी पोस्ट और कई सारी उपाधियाँ होती है जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, वो हमने यहाँ पे ऐड कर दी है। इसके बाद दोस्तों दस्तारबंदी समारोह होता है। तो दस्तारबंदी समारोह कैसा होता है दोस्तों, जब मदरसे में कोई विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता है और वहाँ पे अपना जो भी कोर्स या जो भी है उसको उपाधि प्रदान की जाती है, यानी कि किसी को हाफिज बनना है या किसी को आलिम बनना है या किसी को काबिल बनना है या किसी को फाजिल बनना है, किसी को कारी बनना है। तो जो भी वो शिक्षा ग्रहण करना है वो शिक्षा ग्रहण कर लेता है। और शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब उसकी शिक्षा पूर्ण हो जाती है, जिस तरीके से अभी वर्तमान में दीक्षांत समारोह वगैरह होते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर या समावर्तन संस्कार होता है दोस्तों हमारे संस्कारों के अंदर, तो
उसी तरीके से दस्तारबंदी समारोह होता था। दस्तारबंदी समारोह में क्या होता था दोस्तों, उसको डिग्री प्रदान की जाती थी। उस बच्चे को, जो अभी विद्यार्थी होता है, उसके गुरु के द्वारा उसके सर के ऊपर, जो उसका प्रमुख गुरु होता है दोस्तों, उसके द्वारा उसके सर के ऊपर पगड़ी बांधी जाती थी और पगड़ी बांधकर उसको उसकी डिग्री प्रदान की जाती थी, उसकी सनद प्रदान की जाती थी और उसका जो टाइटल रहता था वो टाइटल उसको प्रदान किया जाता। आलिम बने हो, हाफिज बने हो, काबिल बने हो, फाजिल बने हो, जो भी बने हो, वो उसको टाइटल प्रदान किया जाता था। तो इस तरीके से दोस्तों ये बिस्मिल्लाह समारोह होता था और ये जब वो शिक्षा ग्रहण कर लेता था तब उसका ये उसको डिग्री प्रदान करने के लिए, जैसे कि आज यूनिवर्सिटी के अंदर दीक्षांत समारोह होता है जिसमें डिग्रियाँ प्रदान की जाती है, उसी तरीके से आपका दस्तारबंदी समारोह होता था। तो शिक्षा पूर्ण होने पर यह समारोह होता था और ये समावर्तन समारोह जो होता है हमारा, समावर्तन संस्कार उसके समतुल्य माना जाता है। जैसे उपनयन संस्कार की बात की थी वो बिस्मिल्लाह समारोह के तरह था, तो दस्तारबंदी समारोह आपका समावर्तन संस्कार की तरह था। इस समारोह में छात्र के सिर के ऊपर मुख्य शिक्षक के द्वारा पगड़ी बांधी जाती थी दोस्तों। जो छात्र का जो मुख्य शिक्षक होता था वो छात्र के सर पर पगड़ी बांधते हैं और उसको डिग्री प्रदान की जाती है। और निजामुद्दीन औलिया की अगर बात करें दोस्तों, निजामुद्दीन औलिया की दस्तारबंदी उनके जो प्रमुख गुरु थे अलाउद्दीन उसूली ने निजामुद्दीन औलिया की दस्तारबंदी की थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात कर लेते हैं आगे हम। अब अभी तक तो हमने शिक्षण संस्थानों की बात की है, शिक्षा केंद्रों की बात की है, शिक्षा व्यवस्था में क्या क्या प्रणाली होती है उसकी बात की है। अब हम बात कर लेते हैं पाठ्यक्रम की, यानी कि सिलेबस क्या था, किस सिलेबस की शिक्षा दी जाती थी और सिलेबस के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, हमको क्या सोर्स है जहाँ से हमको मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था के बारे में जानकारी का पता लगता है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले एजाज खुसरवी की। तो एजाज खुसरवी के लेखक कौन है, तो अमीर खुसरो जो है उन्होंने एजाज खुसरवी की रचना की है। और एक सीरत फ़िरोज़ शाही, तो सीरत फ़िरोज़ शाही के लेखक तो अज्ञात माने जाते हैं क्योंकि इनको किसने लिखा इसके बारे में आज तक पता नहीं चल पाया है। तो सीरत फ़िरोज़ शाही और एजाज खुसरवी, ये दोनों पुस्तकों से सल्तनत काल की अध्ययन के विषय की पुस्तकों के बारे में जानकारी मिलती है कि सल्तनत काल में शिक्षा व्यवस्था के अंदर किन किन पुस्तकों से शिक्षा प्रदान करवाई जाती थी। इन दोनों की जानकारी हमको सीरत फ़िरोज़ शाही और एजाज खुसरवी से हमको प्राप्त होती है। इसके बाद औरंगजेब के काल के अंदर अगर देखा जाए दोस्तों, तो औरंगजेब के काल के अंदर भी शिक्षा व्यवस्था में काफ़ी विकास देखने को मिलता है दोस्तों। लखनऊ के अंदर भी फिरंगी महल मदरसा वगैरह, इनकी स्थापना औरंगजेब के द्वारा करवाई जाती है। तो औरंगजेब के काल में मुल्ला निजामुद्दीन सियालवी नाम के एक व्यक्ति हुए हैं। इन्होंने मदरसे के पाठ्यक्रम पर 11 विषय बताए, मतलब इन्होंने जो अपना साहित्य लिखा है उसके अंदर मदरसे के अंदर पढ़ने वाले पाठ्यक्रम के 11 विषय बताए हैं और 11 विषय बताए हैं जिसमें आगे चलकर वृद्धि हो जाती है और 15 विषय हो जाते हैं। तो मदरसों के अंदर 15 विषयों की शिक्षा प्रदान की जाती थी औरंगजेब के समकाल। इसके बाद खुलासात उल मकतब की बात करें दोस्तों, तो खुलासात उल मकतब के अंदर भी औरंगजेब के कालीन शिक्षा व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। तो औरंगजेब के काल में लिखी गई ये पाठ्यक्रम की जानकारी उपलब्ध करवाती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपसे अगर उस क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि औरंगजेब के काल में किस पुस्तक के अंदर पाठ्यक्रम की जानकारी मिल जाती है, तो खुलासात उल मकतब के अंदर जानकारी मिलती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसके बाद हम शिक्षा के विकास के प्रारंभिक चरण की बात कर लेते हैं। अब भारत के अंदर शिक्षा व्यवस्था किस तरीके से इस्टेब्लिश हुई है, किस तरीके से शिक्षा का विकास हुआ है और किस किस सुल्तान ने क्या क्या योगदान दिया है, इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें हम दोस्तों भारत के ऊपर जब आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने, तो महमूद गजनवी ने जब आक्रमण किया तो महमूद गजनवी ने अपनी राजधानी के अंदर, जैसे कि हम महमूद गजनवी के बारे में ये बताया जाता है दोस्तों, महमूद गजनवी भारत के लिए तो आक्रांता है, मगर जहाँ से ये गजनी से जब ये आक्रमण करता था तो ये भारत से जो धन लूट कर लेके जाता था, तो गजनी के अंदर कई सारे विकास कार्य किए, बांध बनवाए, नहरें बनवाई, अजायब घर बनवाए, विद्यालय खुलवाए, मदरसे बनवाए, मस्जिदें बनवाई। तो कई सारे विकास उसने औरंगजेब ने गजनी के अंदर जाकर किए हैं। तो भारत के अंदर तो आक्रांत है, मगर गजनी के अंदर उसको रॉबिनहुड माना जाता है क्योंकि उसने गजनी के लिए कई सारे कार्य किए। तो उसने क्या किया दोस्तों, अपनी राजधानी गजनी के अंदर विशाल शाही पुस्तकालय, देखो लाइब्रेरी बनवाई और एक अजायब घर बनवाया दोस्तों। तो अजायब घर भी बनवाया और विशाल लाइब्रेरी भी बनवाई। किसने बनवाई? महमूद गजनवी ने बनवाई। कहाँ पे बनवाई? गजनी के अंदर बनवाई, क्योंकि गजनी इसकी राजधानी थी। इसके बाद दोस्तों इसने एक मदरसे की स्थापना की गजनी के अंदर ही, जिसके प्रधानाचार्य यानी कि जिसके प्रिंसिपल कौन थे दोस्तों? उनसूरी थे।
ये आपको याद रखना है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्ज़ाम के अंदर पूछा नहीं गया है, पर किसी भी एग्ज़ाम के अंदर अगर उठा के पूछ लिया जाएगा तो आप ना इस क्वेश्चन को देखकर कंफ्यूज हो जाओगे कि ये कहाँ से आ गया, कैसे आ गया, हमने आज तक तो पढ़ा नहीं है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, गजनी के अंदर जो मदरसा बनवाया था उसके प्रधानाचार्य उनसी थे, और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये, जो मदरसा इसने बनवाया था उस मदरसा के अंदर अल बरूनी, अल मसूदी और फिरदौसी यानी कि तीनों ने दोस्तों यहाँ पे शिक्षा ग्रहण की थी। तो अल मसूदी को तो अरब का हेरोडोटस कहा जाता है, अल बरूनी के बारे में सभी जानते हैं दोस्तों कि भारत के अंदर इसने यात्रा वृत्तांत लिखा है और किताबुल हिंद की रचना की है, और फिरदौसी ने शाहनामा की रचना की है, ये आपको याद रखना। तो इन तीनों ने कहाँ पे शिक्षा ग्रहण की थी? जो महमूद गजनवी ने गजनी के अंदर विद्यालय बनवाया था जिसके प्रधानाचार्य उनसूरी थे, यहाँ पे शिक्षा ग्रहण की थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा अल बरूनी के गुरु कौन थे, तो अल बरूनी ने जहाँ शिक्षा ग्रहण की थी वो उनके प्रधानाचार्य उनसूरी थे। इस तरीके से आपको याद रखना है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में माना जाएगा। इसके बाद गजनवी का उत्तराधिकारी आता है दोस्तों मसूद, तो उसने भी पहला मदरसा लाहौर के अंदर इस्टेब्लिश करवाया है। दोस्तों ये पहला मदरसा है भारत के अंदर जो मसूद के द्वारा स्थापित करवाया जाता है, यानी कि गजनी वंश के शासक जो था मसूद, औरंगजेब का उत्तराधिकारी, उसने लाहौर के अंदर स्थापित करवाया। यह प्रथम मदरसा के रूप में माना जाता है जो मुस्लिम शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए, जब दिल्ली के अंदर राजधानी नहीं आई थी उससे पहले लाहौर काफ़ी ज़्यादा डेवलप स्थिति में था। वहाँ पे फारसी का प्रमुख शिक्षा का केंद्र माना जाता है, और कई सारे शासकों ने लाहौर को काफ़ी ज़्यादा विकसित अवस्था में पहुँचा दिया था। मगर जब दिल्ली राजधानी बनाई गई इल्तुतमिश के द्वारा, तब जाकर फिर लाहौर का वैभव थोड़ा ख़त्म हुआ है और दिल्ली का वैभव, दिल्ली का विकास देखने को मिल जाता है। तो लाहौर जो था पहले प्रमुख शिक्षा का केंद्र माना जाता था। सर्वप्रथम भारत में लाहौर फारसी विद्या का केंद्र बना दोस्तों। तो सर्वप्रथम जो मतलब फारसी का विकास की अगर देखें चरण की शुरुआत जो होती है वो लाहौर से होती है। बाकी जब भारत के अंदर तुर्कों की पूर्णतः विकास हो जाता है इनकी सत्ता का, और अच्छी तरीके से इस्टेब्लिश कर लेते हैं दिल्ली के अंदर, तब ये भारत के अंदर फारसी के शिक्षा केंद्रों का ये विकास करते हैं। तो दिल्ली के अंदर, लखनऊ के अंदर फिर हमको देखने को मिल जाते हैं। हालांकि शुरुआत जो होती है आपकी लखनऊ यहाँ से लाहौर से होती है, तो ये आपको याद रखना है। अब इल्तुतमिश की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले जो योगदान दिया जाता है दिल्ली सल्तनत में वो इल्तुतमिश के द्वारा दिया जाता है, और इल्तुतमिश से क्वेश्चन भी पूछा जाता है स्टेटमेंट के। यहाँ पे हमारे NTUGs ने TGTPD सभी एग्जाम के अंदर इल्तुतमिश से क्वेश्चन पूछा जाता है। इल्तुतमिश के समय की अगर बात करें दोस्तों, तो इल्तुतमिश का शासनकाल था आपका 1210 से लेकर 1236, तो 13वीं शताब्दी का शासनकाल था। तो 13वीं शताब्दी में मुस्लिम शिक्षा का केंद्र दिल्ली बन गया। तो क्यों बन गया? क्योंकि इल्तुतमिश ने जो अपनी राजधानी थी वो लाहौर से हटाकर दिल्ली को बना दिया था। तो जिस तरीके से मसूद ने लाहौर को केंद्र बनाया था, उसी तरीके से इल्तुतमिश ने दिल्ली को केंद्र बनाया शिक्षा का। मदरसा है मुइज्जी की स्थापना दिल्ली में की दोस्तों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक एग्जाम के अंदर पूछा आ चुका है। मदरसा है मुइज्जी की स्थापना किसने की? NTUGC नेट के अंदर आ चुका है क्वेश्चन। तो मदरसा है मुइज्जी की स्थापना इल्तुतमिश ने की है। इसके बाद मदरसा नासिरी की भी स्थापना करता है दोस्तों। दो मदरसे की स्थापना करता है, तो मदरसा मुइज्जी और मदरसा नासिरी, ये दो मदरसों की स्थापना इल्तुतमिश के द्वारा करवाई जाती है। और इसके बाद दोस्तों ये जो स्थापना करवाई जाती है, तो इसके पीछे क्या रहता है? इल्तुतमिश अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की याद में नासिरी मदरसा की स्थापना करता है। तो एक तो मदरसा है मुइज्जी, तो यानी कि मुइज्जी ये गुलाम था दोस्तों, मुइज्जी जाति का, तो इस वजह से इसने मदरसा मुइज्जी की स्थापना करवाई है। दूसरा इसने मदरसा नासिरी की स्थापना करवाई है दोस्तों अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद के याद में। नासिरुद्दीन महमूद की जो है मृत्यु आपको पता होना चाहिए 1229 में मंगोलों के खिलाफ लड़ते हुए नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है। तो इस वजह से दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा आहत होता है, और उसकी याद में एक मदरसे की स्थापना करता है जिसका नाम रखता है मदरसा नासिरी। ये स्थापना भी दिल्ली के अंदर ही करवाता है। इसके बाद दोस्तों इन मदरसे की जो प्रधानाचार्य होते हैं वो मिनहाजुद्दीन सिराज को बनाया जाता है। मिनहाजुद्दीन सिराज कौन है दोस्तों? जिन्होंने तबकात नासिरी लिखी है। तबकात नासिरी की लेखक मिनहाजुद्दीन सिराज को यहाँ का प्रधानाचार्य यानी कि यहाँ का प्रिंसिपल बनाया जाता है मदरसा नासिरी का। इसके बाद अपने पुत्रों को शिक्षा देने के लिए बगदाद से आदाबुस सलातीन और मसीरूस सलातीन नामक पुस्तक मंगवाई जाती है दोस्तों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे उस क्वेश्चन पूछा जाएगा दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने पुत्रों को शिक्षा देने के लिए बगदाद से आदाबुस सलातीन और
मसीरुस सलातिन नामक ग्रंथों को मंगवाया था। तो आपको याद रखना है दोस्तों, ये दोनों ग्रंथों को मंगवाया था इल्तुतमिश ने अपने पुत्रों को शिक्षा देने के लिए, मगर फिर भी इसके पुत्र इतने नालायक थे कि वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए थे, और इसने अपनी संपूर्ण शिक्षा और संपूर्ण जो योगदान और संपूर्ण जो मेहनत थी वो पूरी अपनी पुत्री के ऊपर यानी कि रजिया सुल्तान के ऊपर लगाई। फिर रजिया सुल्तान काफ़ी ज़्यादा काबिल इंसान बनी और वो आगे जाके दिल्ली सल्तनत की प्रथम शासिका के रूप में बनती है, वो हम देखेंगे आगे। तो आदाबुस सलातीन और मसीरुस सलातीन नामक ग्रंथ मंगवाया इसने अपने पुत्रों को लिए। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। हालांकि इससे पहले जो मोहम्मद गोरी था, मोहम्मद गोरी ने भी अजमेर के अंदर मदरसे की स्थापना की थी दोस्तों, ये आपको याद रखना है। ये इस बात का उल्लेख कौन करता है, तो हसन निजामी जो है, हसन निजामी ने इस बात का उल्लेख किया है कि मोहम्मद गोरी ने भी अजमेर के अंदर मदरसे की स्थापना की थी। इसके बाद आगे चलते हैं दिल्ली सल्तनत में और थोड़े कुछ फैक्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों। दिल्ली सल्तनत के अंदर ही आपको पता होना चाहिए एक शासक आता है बलबन। बलबन ने काफ़ी ज़्यादा शिक्षा व्यवस्था के ऊपर ध्यान दिया और उन्होंने शिक्षा यानी कि एजुकेशन का काफ़ी ज़्यादा वैल्यू किया, और वो शिक्षितों के मध्य यानी कि अक्सर जो है शिक्षा जो एजुकेटेड लोग रहते थे उनके मध्य जाया करता था। और उसने एक अपने जो पुत्र था महमूद, उसको सलाह भी दी थी। उसने क्या सलाह दी थी दोस्तों, उसने सलाह दी थी कि ज्ञानी और साहसी व्यक्तियों की तलाश में कोई कसर मत छोड़ना। मतलब आपको ज्ञानी और साहसी व्यक्तियों को हमेशा उनको सर्च करता रहना है और उनके पास रहना है, और उन्हें दया व सम्मान दो, यानी कि जो एजुकेटेड लोग हैं उनको दया सम्मान दो, ताकि तुम्हारे दरबार के व्यक्ति तुम्हारी शक्ति के साधन बन सके। यानी कि अगर तुम ऐसे लोगों को, एजुकेटेड लोगों को, वैज्ञानिकों को और काफ़ी ज़्यादा विद्वान लोगों को अगर अपने दरबार में रखोगे और उनको सम्मान दोगे तो ये आपके दरबार की शक्ति बनेंगे। ये बात का उल्लेख किसने किया है दोस्तों, बलबन ने इस बात को सजेशन दिया है अपने पुत्र महमूद को, मोहम्मद को। और इसी मोहम्मद के शहजादा जो महमूद था दोस्तों, इसी के दरबार में अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत कौन करता है, अमीर खुसरो अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत करता है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं खिलजी काल की। तो खिलजी काल की शुरुआत आपको पता होना चाहिए जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी से शुरू होती है, और उसके बाद जो इसके वास्तविक संस्थापक के रूप में माना जाता है अलाउद्दीन खिलजी, जो उसके समय कई सारे आपको अभियान देखने को मिलेंगे, और भारत के अंदर साम्राज्यवादी जो व्यवस्था मध्यकाल के अंदर इस्टेब्लिश की थी, किसने शुरू किया था, वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तो बात कर लेते हैं हम शिक्षा व्यवस्था में क्या इनका योगदान था। तो जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी साहित्य प्रेमी के नाम से जाना जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि साहित्य प्रेमी के नाम से किसे जाना जाता है, तो जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी को जाना जाता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा साहित्य में रुचि रखता था, इस वजह से इसको साहित्य प्रेमी कहा गया है। इसने अमीर खुसरो को अपने पुस्तकालय का अध्यक्ष बनाया दोस्तों। तो ये इससे पहले कहाँ था, इससे पहले बलबन के दरबार में था, और बलबन के भी जो पुत्र था शहजादा महमूद, उसके दरबार में था, और वहीं से अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत की। फिर बलबन के दरबार में आता है, फिर बलबन के दरबार से दोस्तों दिल्ली सल्तनत का जब गुलाम वंश का अंत हो जाता है तो फिर ये जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी के दरबार में जाता है। जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी के बाद फिर दोस्तों ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जाता है, और अलाउद्दीन खिलजी इसको राजकवि के पद पे पोस्टिंग करते हैं। तो अमीर खुसरो को पुस्तकालय का प्रमुख बनाया दोस्तों जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी ने। फिर अलाउद्दीन खिलजी की बात आती है दोस्तों, तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में 46 विद्वानों ने वजीफ़ा प्राप्त किया था। ये क्या होता है दोस्तों, वजीफ़ा प्राप्त किया था। तो वजीफ़ा जिस तरीके से फेलोशिप मिलती है, फेलोशिप या स्कॉलरशिप, उस तरीके से वजीफ़ा दिया जाता था। यानी कि ये विद्वान रहकर यहाँ पे अपने साहित्य लेखन करना, सजेशन देना, यहाँ के दरबार की शोभा बढ़ाना, इस तरीके से कार्य करता था। तो इनको वजीफ़ा यानी कि इनको फेलोशिप दी जाती थी दोस्तों। वजीफ़ा का अर्थ होता है फेलोशिप। तो इस तरीके से दोस्तों आपको याद रखना, इनको वजीफ़ा दिया जाता था, जिसको फेलोशिप बोली जाती है आज की भाषा में। तो कितने विद्वानों को दिया जाता था, 46 विद्वानों को दिया जाता था। फरिश्ता ने क्या बात बोली है दोस्तों, तो फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन ने 45 चिकित्सा विश्वविद्यालयों में शिक्षा देने के लिए नियुक्त किया था। तो 45 चिकित्सक जो थे दोस्तों, इनको विश्वविद्यालय अलाउद्दीन खिलजी के समय थे, उन विश्वविद्यालयों में इन लोगों को नियुक्त किया था। ये आपको याद रखना, इस बात का उल्लेख किसने किया है, फरिश्ता ने किया है। इसके बाद सीरी में मदरसे का निर्माण करवाया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। सीरी के अंदर मदरसे का निर्माण करवाया जाता है, और वहीं पे हौजे खास इलाई यानी कि हौजे खास जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाई जाती है, उसके निकट ये मदरसा था।
और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है दोस्तों कि इस मदरसे की मरम्मत बाद में जब फ़िरोज़ तुगलक आता है तो उसने इस मदरसे की मरम्मत करवाई थी। ये आपको याद रखना है दोस्तों, सीरी मदरसे की मरम्मत किसने करवाई थी? तो फ़िरोज़ तुगलक ने करवाई थी। और ये हौज ख़ास है, इस हौज ख़ास को भी दोस्तों लोगों ने मिट्टियों से भर दिया था, तो उसको भी खाली करवाया था। ये भी फ़िरोज़ तुगलक के समय की घटना है। अलाउद्दीन का मुख्यमंत्री था दोस्तों, एक अलाउद्दीन खिलजी का मुख्यमंत्री था शम्स उल मुल्क। तो शम्स उल मुल्क जो अलाउद्दीन खिलजी का मुख्यमंत्री था, ये निजामुद्दीन औलिया का शिक्षक था दोस्तों। तो आपको ये याद रखना है दोस्तों, शम्सुल मुल्क किसका शिक्षक था? तो शेख निजामुद्दीन औलिया का शिक्षक था। मगर निजामुद्दीन औलिया के जो दस्तारबंदी हमने देखा था दोस्तों, वो आपको अलाउद्दीन उसूली ने की थी, वो मुख्य शिक्षक थे। तो अलाउद्दीन खिलजी जो हमारे निजामुद्दीन औलिया है, इनके दो ग्रुप के बारे में जानकारी मिली है। एक तो आपका शम्स उल मुल्क, दूसरा आपको अलाउद्दीन उसूली। अगर इनमें आपको अगर प्रमुख शिक्षक की बात की जाए तो अलाउद्दीन उसूली को माना जाएगा दोस्तों। और शम्स उल मुल्क जो थे, ये अलाउद्दीन खिलजी के मुख्यमंत्री की पोस्ट पे थे। ये आपको याद रखना है। इसके बाद तुगलक काल आ जाता है दोस्तों। तुगलक काल भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको फ़िरोज़ तुगलक देखने को मिलेगा और फ़िरोज़ तुगलक के समय काफ़ी ज़्यादा शिक्षा में विकास देखने को मिलेगा। तो देख लेते हैं पहले, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के अंदर एक मदरसे का निर्माण करवाया था और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसका सबसे ज़्यादा जो NTUGC नेट के अंदर पूछा गया है क्वेश्चन, इब्ने बतूता जब हनौर पहुँचा तो वहाँ पे 13 विद्यालय लड़कियों का पाया। यानी कि हनौर के अंदर 13 लड़कियों के विद्यालयों को उल्लेख किसने किया है? तो इब्ने बतूता ने किया। और ये NTUGC नेट के अंदर जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था 2022 में अक्टूबर के अंदर, उस एग्ज़ाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो किसने इस बात का उल्लेख किया है? तो इब्ने बतूता ने किया है। और कहाँ का किया है? हनौर के अंदर किया है। और कितने विद्यालय का उल्लेख किया है? 13 विद्यालय का उल्लेख किया है। ये तीनों चीज़ें आपको याद रखना है दोस्तों। इब्ने बतूता ने उल्लेख किया है, हनौर का उल्लेख किया है और 13 विद्यालयों का उल्लेख किया है। और किसके समय की बात है दोस्तों? ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय की बात है। इसके बाद अगला शासक आता है फ़िरोज़ तुगलक। तो फ़िरोज़ तुगलक ने 13 मदरसों का निर्माण करवाया दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, 30 मदरसों का निर्माण करवाया फ़िरोज़ तुगलक ने। और फ़िरोज़ तुगलक ने शिक्षा के विकास और विद्वानों को प्रतिवर्ष, यानी कि विद्वानों को और शिक्षा के अंदर 26 लाख टके ये खर्च करता था दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कितने पैसे खर्चा करता था? 26 लाख टके खर्च करता था फ़िरोज़ तुगलक, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा विद्वान शासक था और इसने विद्वानों को अपना जो दरबार था उसके अंदर आश्रय दिया और काफ़ी ज़्यादा अनुवाद करवाए ग्रंथों के, और पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा रुचि थी इसकी। तो इस वजह से इसको एजुकेशन की इसको वैल्यू पता थी, इस वजह से इसने अपने समय में 26 लाख टके ये खर्च करता था। और फ़िरोज़ तुगलक ने दिल्ली के अंदर मदरसा फ़िरोज़ शाही का निर्माण करवाया। जैसे नासिरी नासिरी का निर्माण करवाया था इल्तुतमिश ने, उसी तरीके से मदरसा फ़िरोज़ शाही का निर्माण आपका फ़िरोज़ तुगलक ने करवाया है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। इसके बाद आगे देख लेते हैं दोस्तों। और जो ये मदरसा निर्माण करवाया था फ़िरोज़ तुगलक ने, मदरसा फ़िरोज़ शाही, उसका प्रधानाचार्य जलालुद्दीन रूमी था। जिस तरीके से हमने मिनाज को देखा था, प्रधानाचार्य मिनाज को बनाया था मदरसा नासिरी का, उस तरीके से मदरसा फ़िरोज़ शाही का प्रधानाचार्य जलालुद्दीन रूमी को बनाया था दोस्तों। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्टेटमेंट में पूछ लिया जाएगा कि मदरसा फ़िरोज़ शाही का प्रधानाचार्य किसे बनाया था? तो जलालुद्दीन रूमी को बनाया था। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह दोस्तों, फ़िरोज़ तुगलक के काल में ही व्यावसायिक शिक्षा का, यानी कि बिजनेस स्टडी के बारे में जो शिक्षा प्रदान की जाती है, उसके बारे में पाठ्यक्रम की शुरुआत इसी के समय देखने को मिल जाती है दोस्तों। जो पाठ्यक्रम था, जो सिलेबस था, उसके अंदर व्यावसायिक यानी कि बिजनेस स्टडी उसके अंदर शामिल करवाई जाती है। और इसके समय आपको देखने को मिलता है दोस्तों 36 कारखाने इसके समय देखने को मिल जाते हैं। तो उस कारखाने से रिलेटेड कैसे आपको अंदर स्किल्स डेवलप करवाना है, कैसे आपको इन सारी चीज़ों के लिए एलिजिबल बनाना है, इन सब के लिए उसने फ़िरोज़ तुगलक ने ही सर्वप्रथम व्यावसायिक शिक्षा का पाठ्यक्रम को लागू करवाया था। ये आपको याद रखना है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। इसके बाद लोधी काल आता है दोस्तों। तो लोधी काल के अंदर क्या देखने को मिलता है? तो लोधी काल के अंदर सिकंदर लोधी के समय शैक्षणिक उपलब्धि ये रही कि सर्वप्रथम इसी के समय हिंदुओं ने फारसी का अध्ययन शुरू किया। तो हालांकि इससे पहले जितने भी जो भी रहते थे दोस्तों, मुस्लिमों के द्वारा ही फारसी, उर्दू, अरबी इनका अध्ययन किया जाता था। मगर सिकंदर लोधी के समय हिंदुओं ने भी फारसी के अंदर रुचि जाहिर की और वो भी फारसी का अध्ययन करने लगे। सबसे ज़्यादा जो है कायस्थ समाज जो था, कायस्थ वर्ग जो था, उसने फारसी का अध्ययन किया और लिपिक की पोस्ट पर सिकंदर लोधी के दरबार में ये पोस्ट होने लगे, क्योंकि
दिल्ली सल्तनत के अंदर जो कागजात बनाए जाते थे, जो कागजात रहते थे, जो रिकॉर्ड बनाए जाते थे, वो सारे फ़ारसी में बनाए जाते थे। तो इस वजह से कायस्थ समाज ने फ़ारसी का अध्ययन शुरू किया और फ़ारसी में अध्ययन कर कर वो लिपिक की पोस्ट पर और दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में ये लोग शामिल होने लगे। इस तरीके से इन्होंने किया। हिंदुओं में सर्वप्रथम कायस्थ ने दिल्ली प्रशासन में अपना सहयोग प्रदान करने की पेशकश प्रदान की, यानी कि तुर्क लोग तो विदेशी थे, मगर विदेशी थे तो दोस्तों यहाँ के भारत के लोग घबरा रहे थे कि पता नहीं यार क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो भारत के लोगों में सर्वप्रथम कायस्थ लोगों ने दिल्ली प्रशासन में शामिल होने की इन्होंने पेशकश प्रदान की। अब दिल्ली सल्तनत पेशकश तो प्रदान कर दी, और दिल्ली सल्तनत का जो कागजात या जो भी प्रक्रिया थी वो सारी फ़ारसी के अंदर होती थी। तो फ़ारसी के अंदर होती थी, इनको फ़ारसी ग्रहण करना था। तो कायस्थ वर्ग ने फिर फ़ारसी का अध्ययन किया। तो कायस्थ वर्ग ने ही हिंदू में फ़ारसी सीखने वाले प्रथम थे दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद सिकंदर लोदी ने आगरा में मदरसा की स्थापना की और तथा मुल्तान से अब्दुल्ला और अजीजुल्ला जैसे शिक्षकों को आमंत्रित किया। तो आगरा के अंदर जब मदरसा की स्थापना की, तो मदरसा की स्थापना करने के बाद अब यहाँ पे शिक्षकों की ज़रूरत पड़ी। तो सिकंदर लोदी ने क्या किया, मुल्तान से अब्दुल्ला को बुलवाया और अजीजुल्ला को बुलवाया। इन दोनों को बुलवाकर यहाँ पे शिक्षक नियुक्त किया। यह आपको याद रखना है दोस्तों। और बगदाद से आदाबुस सलातीन और दूसरी पुस्तक क्या है दोस्तों, आपको आदाबुस सलातीन और मसीरुस सलातीन किसने मंगवाई थी, तो वो इल्तुतमिश ने मंगवाई थी। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिकंदर लोदी ने शिक्षकों को मंगवाया था और इल्तुतमिश ने पुस्तकों को मंगवाया था। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह आ जाती है कि सिकंदर लोदी के साथ हर समय 17 विद्वान रहते थे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है दोस्तों, आपको याद रखना है। क्या है इसमें, इस क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान था जिसके समय हमेशा विद्वान साथ में रहते थे। उसके साथ विद्वानों की टोली हमेशा साथ में रहती थी, वो यहाँ तक कि सोता था जब भी उसके आसपास 17 विद्वान रहते थे। इस तरीके से आपको याद रखना है दोस्तों। 17 विद्वान किसके साथ रहते थे, तो सिकंदर लोदी के साथ रहते थे। अब प्रांतों की शिक्षा व्यवस्था की बात कर लेते हैं दोस्तों। अभी तक तो हमने दिल्ली सल्तनत के समय की बात की थी। अब प्रांत यानी कि दिल्ली सल्तनत के समय ही प्रांतीय राजवंश का भी उदय हो जाता है। जैसे कि हमने देखा है प्रांतीय राजवंश में मोहम्मद बिन तुगलक के समय आपको देखने को मिल जाता है दोस्तों, बहमनी राज की स्थापना हो जाती है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हो जाती है, यहाँ तक कि चोल राजवंश भी दिल्ली सल्तनत के समकक्षी माना जाता है। जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है उसी समय चोल साम्राज्य की भी शासनकाल देखने को मिल जाता है। तो ये भी हमको देखना है। तो प्रांतीय राजवंश में अगर हम बात करें पहले दोस्तों, तो दक्षिण भारत की बात कर लेते हैं। तो दक्षिण भारत के अंदर जो शिक्षण संस्थान थे, जहाँ पे शिक्षा का अध्ययन का कार्य करवाया जाता था, जहाँ पे शिक्षा व्यवस्था, जहाँ पे शिक्षा प्रदान की जाती थी, जैसे कि हमने देखा मदरसे में, मकतब में, फिर हमने देखा गुरुकुल मठ वगैरह वगैरह, इनमें देखा। अब दक्षिण भारत के अंदर क्या व्यवस्था थी वो हम देख लेते हैं। दक्षिण भारत के अंदर ब्रह्मपुरी, घटिका तथा पल्लिया शिक्षा, यहाँ पे शिक्षा प्रदान की जाती थी। इसमें भी जो पल्लियाँ होती थी दोस्तों, जो इसको पल्लियों भी बोला जाता है, तो ये जैन शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। ये आपको याद रखना है दोस्तों। दक्षिण भारत के अंदर ब्रह्मपुरी, घटिका और पल्लियों में शिक्षा प्रदान करवाई जाती थी। मतलब यहाँ पे प्राचीन काल से ही शिक्षा प्रदान करवाई जाती थी। इसके अलावा दोस्तों आगे हम बात करें एन्नारियम, तो एन्नारियम के अंदर एन्नारियम एक जगह है, यहाँ पे एक महाविद्यालय की स्थापना करवाई जाती है। किसके द्वारा विद्यालय की स्थापना करवाई जाती है, तो चोल वंश का जो सबसे प्रतापी शासक माना जाता है राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम के बारे में हमने पढ़ा है दोस्तों। अगर आपने चोल काल की अगर वीडियो नहीं देखी हो तो आप वीडियो वहाँ जाकर देखिए, प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगी और काफ़ी अच्छी तरीके से आपको समझाया है। तो आप जाकर वो वीडियो आप जाकर ज़रूर देखें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो एनआरएम के अंदर जो महाविद्यालय की स्थापना करवाई जाती है वो राजेंद्र प्रथम के द्वारा करवाई जाती है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है कि तिरुवडैतरई के अंदर एक विद्यालय की स्थापना की जाती है, जिसके अंदर अष्टांग हृदय और चरक संहिता का अध्ययन करवाया जाता है। अब आपको कमेंट्स करके अष्टांग हृदय और चरक संहिता किसके ये ग्रंथ है, किसने इसकी रचना की है, इन दोनों पुस्तकों के बारे में आपको कमेंट्स करके बताना है। हर वीडियो के अंदर आपसे कमेंट्स करने के लिए बोला जाता है, कुछ भी एक फैक्ट के बारे में पूछा जाता है और इजी फैक्ट आपसे पूछा जाता है, यानी कि कोई भारी भरकम फैक्ट आपसे पूछ लिया जाता है। फिर भी कई सारे लोग कमेंट्स नहीं करते हैं, तो कमेंट्स सभी को करना चाहिए, जिससे हमको पता तो चले कि भाई कितने लोग किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, सीरियस मोड में है या नहीं है। तो आपको कमेंट्स जरूर करना है। तो कमेंट्स करके आपको अष्टांग हृदय के बारे में बताना और चरक संहिता के बारे में बताना कि किसने इन दोनों पुस्तकों की रचना की है। तो यहाँ पे तिरुवडैतरई के अंदर एक विद्यालय बनवाया, मेडिकल स्कूल था, यानी कि यहाँ पे एक मेडिकल स्कूल बनवाया, चिकित्सा विद्यालय। तो यहाँ पे अष्टांग हृदय और चरक संहिता दोनों का अध्ययन करवाया जाता था और इसकी स्थापना की है दोस्तों विक्रम चोल ने। तो विक्रम चोल कौन था दोस्तों, हमने आपको जब
चोल वंश पढ़ाया था, तो विक्रम चोल के बारे में बताया था। तो कोलुतुंग प्रथम का उत्तराधिकारी माना जाता है। कोलुतुंग प्रथम कौन है? व्यंग्य का राजकुमार था, जिसने चोल वंश की पुनर्स्थापना करके उसने अधिराजेंद्र की हत्या करके कोलुतुंग प्रथम आता है। फिर कोलुतुंग प्रथम के पश्चात विक्रम चोल आता है। तो विक्रम चोल ने इसकी स्थापना करवाई थी तिरुवडुतुरई के अंदर, जहाँ पे अष्टांग हृदय और चरक संहिता का अध्ययन करवाया जाता है। ये आपको कमेंट्स करके बताना है इन दोनों के लेखकों के बारे में। फिर कलारी आता है दोस्तों। तो कलारी क्या इंपॉर्टेंट था? कलारी के अंदर एक सैनिक विद्यालय था दोस्तों, ये आपको याद रखना है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये केरल के अंदर स्थित था। कलारी के अंदर सैनिक विद्यालय था और ये केरल के अंदर स्थापित था। बिदर की बात कर लेते हैं तो बिदर के अंदर बहमानी राज के वजीर महमूद गावा ने महाविद्यालय की स्थापना की थी दोस्तों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है कि किसने बिदर के अंदर महाविद्यालय की स्थापना की थी। तो बहमानी राज का जो वजीर था महमूद गवा के द्वारा बिदर के अंदर विद्यालय की स्थापना करवाई जाती है। ये एनटीए यूजीसी नेट के अंदर आ चुका है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। बिदर के अंदर महमूद गवा ने विद्यालय की स्थापना की थी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सरहिंद की। तो सरहिंद के अंदर आयुर्विज्ञान की चिकित्सा विज्ञान एवं यहाँ का प्रमुख केंद्र था। तो आयुर्विज्ञान यानी कि चिकित्सा से रिलेटेड सारी शिक्षा यहाँ पे सरहिंद के अंदर करवाई जाती थी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात कर लेते हैं मुल्तान की। तो मुल्तान पर यहाँ पर विद्यार्थियों को खगोल विद्या, चिकित्सा शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, गणित और आयुर्विज्ञान का अध्ययन करवाया जाता था। यहाँ पे मतलब इतने विषयों का अध्ययन करवाया जाता था, ये आपको याद रखना है। मुल्तान वगैरह ये थोड़े बहुत स्टेटमेंट में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, मगर ये आपका जो जौनपुर वाला है, जौनपुर वाला तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जौनपुर वाला तो हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। जौनपुर मध्यकाल में शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र था और इसको सिराज ए हिंद कहा जाता है दोस्तों। तो सिराज ए हिंद कहा जाता है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। किसको कहा जाता है? जौनपुर को कहा जाता है। और जौनपुर के अंदर शिक्षा ग्रहण करने वालों की अगर हम बात करें दोस्तों, जौनपुर के अंदर शेरशाह सूरी और मलिक मोहम्मद जायसी, इन दोनों ने शिक्षा ग्रहण की थी, ये आपको याद रखना है दोस्तों। और जौनपुर के अंदर ही एक और विद्यालय के देखने को मिल जाता है, बीबी राजा बेगम का मदरसा। तो बीबी राजा बेगम मदरसा भी कहाँ पे? जौनपुर के अंदर प्रसिद्ध संस्थान है। और जिसका निर्माण किसने करवाया था? तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, सारकी शासक था एक महमूद शाह, उसकी पत्नी थी बीबी राजा। तो महमूद शाह की एक पत्नी होती है बीबी राजा, वो एक बीबी राजा बेगम मदरसे की स्थापना करवाती है। और कहाँ पर करवाती है? ये जौनपुर के अंदर करवाती है। इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों, शेरशाह सूरी और मोहम्मद जायसी भी ये पे यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं। कश्मीर का एक शासक होता है जैनुल आबदीन। जैनुल आबदीन के बारे में यह आता है, वो शासक जब बन जाता है तो शासक बनने के पश्चात भी वो मदरसे के अंदर शिक्षा प्राप्त करने जाता था, यानी कि उसको शिक्षा ग्रहण करने का इतना ज़्यादा शौक था कि वो शासक बनने के पश्चात भी मदरसे में शिक्षा ग्रहण करने पहुँच जाता था। और उसने मदरसे बनवाए, कई सारे मदरसे बनवाए कश्मीर के अंदर, ये आपको याद रखना है दोस्तों। बीजापुर की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो बीजापुर के अंदर क्या खास था? तो बीजापुर के शासक थे अली आदिल शाह। अली आदिल शाह ने एक पुस्तकालय की स्थापना करवाई, जिसका प्रमुख वामन पंडित था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वामन पंडित किसके पुस्तकालय का प्रमुख था? तो अली आदिल शाह के पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी का प्रमुख था। और अली आदिल शाह को सूफी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बीजापुर के दूसरे शासक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। तो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने क्या किया दोस्तों? इन्होंने संगीत पर देवनागरी लिपि में किताब नोरस को लिखा। किताब नोरस के लेखक कौन है? तो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, जो बीजापुर के शासक माने जाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के अंदर पूछा आ चुका है, एनटीए यूजीसी नेट के अंदर भी आ गया है और टीजीटी पीजीटी में तो पता नहीं कितनी बार आया है। तो किताब नोरस के जो लेखक है ये इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय है और ये देवनागरी लिपि में लिखी गई है। और इसके अंदर खास बात ये है दोस्तों, इस पुस्तक की जब हम शुरुआत करते हैं तो ये पुस्तक की शुरुआत में ही सरस्वती को, यहाँ पे सरस्वती के बारे में बताया जाता है, सरस्वती का नाम आता है शुरू में और उनको सम्मान दिया जाता है इस पुस्तक में। फिर उसके बाद बात करते हैं हम गोलकुंडा राज की। तो गोलकुंडा के अंदर इसे, गोलकुंडा राज की अगर बात करें तो गोलकुंडा को ही इसे साहित्यकारों का बौद्धिक स्थल कहा जाता है, यह आपको याद रखना है दोस्तों। गोलकुंडा को थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं दोस्तों, इब्राहिम आदिल शाह के बारे में। तो इब्राहिम आदिल शाह ने, आपको पता होना चाहिए, किताब नोरस लिखी है और इसके कुछ टाइटल है। इसको अबला बाबा कहा जाता है, अबला बाबा,
और गरीबों का दोस्त इसको कहा जाता है। और इसने हिंदुओं को संरक्षण दिया था अपने साम्राज्य के अंदर, इस वजह से इसको जगत गुरु की उपाधि मिली थी दोस्तों। तो जगत गुरु भी इसको कहा जाता था। 3 उपाधियाँ इसको मिलती है इब्राहिम आदिल शाह को। तो एक तो आपको अबला बाबा कहा जाता है, गरीबों का दोस्त कहा जाता है और इसको जगत गुरु कहा जाता है। ये तीनों आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं हम गोलकुंडा की। तो गोलकुंडा को साहित्यकारों का बौद्ध स्थल कहा जाता है दोस्तों। साहित्यकारों का बौद्धिक स्थल किसे कहा जाता है? तो गोलकुंडा को कहा जाता है। यहाँ के शासक इब्राहिम कुतुब शाह को मालकी भरम कहा जाता है। यहाँ का जो शासक था गोलकुंडा का, उसको मालकी भरम कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं दोस्तों। अकबर के समय एक यहाँ का शासक होता है मोहम्मद कुली कुतुब शाह। मोहम्मद कुली कुतुब शाह के समय दक्कनी यानी कि उर्दू और फारसी और तेलुगु की रचना करता था। यहाँ का जो शासक था मोहम्मद कुली कुतुब शाह, वो जो अपनी रचना लिखता था वो फारसी में लिखता था और तेलुगु में लिखता था। और यहीं के शासनकाल के अंदर दोस्तों जो आदेश वगैरह जो निकाले जाते थे वो फारसी और तेलुगु यानी कि दोनों भाषा में निकाले जाते थे गोलकुंडा के अंदर। ये आपको याद रखना है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद थोड़ा सा ब्रीफ में समझ लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा पूरा। हिंदू शिक्षा पद्धति की बात की थी दोस्तों, तो यहाँ पे हमने शिक्षण संस्थान की बात की थी। तो शिक्षण संस्थान में हमने संगम, टाल, चतुष्पाटी, चौपासी, मठ वगैरह ये सारी चीज़ें, मठ, गुरुकुल, ये सारे शिक्षण संस्थान है। शिक्षा केंद्र की बात की थी तो नादिया, मिथिला, बनारस, प्रयाग आदि ये यहाँ पे शिक्षा केंद्र थे हिंदू शिक्षा। और बर्नियर ने बनारस की तुलना एथेंस से की है, ये हमने बताया था। अमीर खुसरो ने बताया कि अबू मुसार जो था अरब का, उसने 10 वर्ष तक रहकर बनारस के अंदर शिक्षा ग्रहण की थी। बनारस के राजा जय सिंह ने राजकुमारी की शिक्षा के लिए यहाँ पे एक महाविद्यालय की स्थापना करवाई थी, ये हमने देखा था। दारा सिकोह ने 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया था सिर्रे अकबर के नाम से। उसमें बनारस को हिंदू शिक्षा व्यवस्था का यानी कि हिंदू शिक्षा विद्या का केंद्र बताया। अमीर खुसरो ने विद्या के क्षेत्र में दिल्ली बुखारा के समकक्ष बताया और ब्राह्मणों की तुलना अरस्तु से की है। मिथिला के बारे में बता कि मिथिला के अंदर जो विद्यालय था उसकी स्थापना रघुनंदन दास ने की, जो अकबर के समकालीन थे। दरभंगा के अंदर महेश ठाकुर ने की। महेश ठाकुर रघुनंदन दास के गुरु थे। नादिया के अंदर नव न्याय का अध्ययन करवाया जाता था और ये नव न्याय जो था यहाँ का मुख्य विषय था। और सार्वभौम ने यहाँ के विद्यालय की स्थापना की थी। मुस्लिम शिक्षा पद्धति में हमने मदरसे की बात की थी, जो उच्च शिक्षा का केंद्र था। मकतब की बात की थी, जो प्राथमिक शिक्षा का केंद्र। बिस्मिल्लाह समारोह जो उपनयन संस्कार के तरह था, जिसमें 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन की आयु में विद्यालय में भेजा जाता था। उपाधियों की बात की थी दोस्तों, तो फाजिल जो था तर्कशास्त्र दर्शन शास्त्र का विद्वान। आलिम की बात की थी तो आलिम धर्मशास्त्र का विद्वान था। काबिल जो था साहित्य का विशेषज्ञ था। हाफिज की बात की थी, हाफिज कुरान को हिफ्ज करने वाला था। दास्तारबंदी जो था दोस्तों, पगड़ी बांधी जाती थी, जो मुख्य गुरु होता था उसके द्वारा जब उसको डिग्री प्रदान यानी कि टाइटल प्रदान या उपाधि प्रदान की जाती थी, शिक्षा जब पूर्ण हो जाती थी तो गुरु के द्वारा, मुख्य गुरु के द्वारा पगड़ी बांधी जाती थी। ये हमने व्यवस्था की बात की थी, जो आपके समावर्तन संस्कार के समतुल्य मानी जाती है। निजामुद्दीन औला का किसने दस्तारबंदी की थी? अलाउद्दीन उसूली ने की थी, जो मुख्य गुरु थे इनके। पाठ्यक्रम से संबंधित हमने बात की थी दोस्तों, एजाज खुसरवी और तारीख सीरत फिरोज शाही में पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी मिलती है। औरंगजेब के काल में एक मुल्ला निजामुद्दीन सियालवी हुए, उन्होंने बताया कि 11 विषय से बढ़कर 15 विषय हो जाते हैं। और खुलासात उल मकतब के अंदर औरंगजेब के काल में लिखी गई पुस्तक के बारे में जानकारी मिलती है दोस्तों, कितने क्या पाठ्यक्रम थे। शिक्षा के प्रारंभिक चरण की बात की तो महमूद गजनवी ने गजनी के अंदर एक विद्यालय की स्थापना करवाई, पुस्तकालय की स्थापना करवाई। और गजनी के अंदर जो मदरसा बनवाया उसके प्रधानाचार्य उनसूरी थे। अल बुरूनी अल मसूदी फिरदौसी ने यहाँ पे शिक्षा ग्रहण की थी। उसका उत्तराधिकारी मसूद हुआ, उसने लाहौर के अंदर शिक्षा का केंद्र बनाया और लाहौरी शिक्षा का प्रथम केंद्र था फारसी शिक्षा का। इल्तुतमिश आता था, इल्तुतमिश दिल्ली के अंदर शिक्षा का केंद्र बना था 13वीं शताब्दी में। मदरसा मुइज्जी और मदरसा नासिरी की स्थापना करता है, जिसका प्रधान दोस्तों मिनाजुद्दीन सिराज को बनाता है। और अपने पुत्रों को शिक्षा देने के लिए आदाबुस सलातीन और मसीरुस सलातीन पुस्तक मंगवाता है बगवात से। इसके बाद खिलजी के समय दोस्तों, खिलजी को साहित्य का प्रेमी कहा जाता है, जलालुद्दीन खिलजी को। और इसने अमीर खुसरो को पुस्तकालय का प्रमुख बनाया था। अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों 46 विद्वानों को वजीफा दिया था इसने। और फरिश्ता के अनुसार बताया कि 45 चिकित्सकों को इसने विद्यालय में शिक्षा देने के लिए नियुक्त किया था। और शेरी मदरसे का निर्माण करवाया, जिसका पुनर्निर्माण दोस्तों इसके अंदर जो सुधार करवाए वो फिरोज तुगलक के समय देखने को मिलते हैं। अलाउद्दीन का मुख्यमंत्री था दोस्तों शम्स उल मुल्क, जो निजामुद्दीन औलिया का वो टीचर था।
तुगलक काल के अंदर क्या देखा था हमने दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक के समय मदरसा का निर्माण करवाया जाता है और हनौर जब इब्ने बतूता जाता है तो वहाँ 13 लड़कियों के विद्यालय देखता है। इसका उल्लेख इब्ने बतूता ने किया है। फिरोज तुगलक ने 30 मदरसों की स्थापना करवाई और 26 लाख टके खर्च करता था और मदरसा फिरोज शाही की स्थापना की और व्यावसायिक शिक्षा को अपने पाठ्यक्रम में शामिल करवाया इसने। लोधी काल की बात करें दोस्तों, सिकंदर लोधी ने समय फारसी को हिंदुओं के लिए अध्ययन की शुरुआत देखने को मिलती है और कायस्थ वर्ग मुस्लिम प्रशासन में शामिल होते हैं तो वो फारसी का अध्ययन करने लगते हैं। और सिकंदर लोधी ने मदरसा बनवाया आगरा के अंदर, तो उसने अब्दुल्ला और अजीजुल्ला को बुलवाया। सिकंदर लोधी के साथ 17 विद्वान परमानेंट रहते थे। प्रांतों की बात की थी हमने दोस्तों, तो ब्रह्मपुरी घटिका पल्लिया की स्थापना की जाती है। पल्ली जो थी ये जैनियों का शिक्षा का केंद्र था। और एनआरएम विद्यालय की स्थापना चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने करवाई। तिरुवंडुतुरई के अंदर अष्टांग हृदय और चरक संहिता की शिक्षा दी जाती थी और जिसका संस्थापक था विक्रम चोल। कलारी जो था आपको सैनिक विद्यालय था और केरल राज्य के अंदर स्थित था। बिदर की बात करें दोस्तों, महमूद गवा ने बिदर के अंदर महाविद्यालय की स्थापना की थी। सरहिंद के अंदर आयुर्विद्या यानी कि चिकित्सा का ज्ञान प्रदान किया जाता था। मुल्तान के अंदर भी ज्योतिष शास्त्र और खगोल विद्या और गणित वगैरह आयुर्विज्ञान की जानकारी दी जाती थी। जौनपुर को सिराज हिंद कहा जाता है दोस्तों और मध्यकाल का प्रसिद्ध केंद्र था शिक्षा का। शेरशाह सूरी और मलिक मोहम्मद जायसी ने यहाँ पे शिक्षा ग्रहण की थी। बीजापुर की बात की दोस्तों, बीजापुर का एक शासक होता है अली आदिल शाह, इसने पुस्तकालय बनवाया और उसका प्रमुख इसको वामन पंडित को बनाया और इसको सूफी कहा जाता है। इब्राहिम आदिल शाह की बात की थी दोस्तों, इसने देवनागरी लिपि में किताब नोरस लिखा और इसको अबला बाबा, गरीबों का दोस्त और जगत गुरु कहा जाता है। गोलकुंडा की बात की थी दोस्तों, तो गोलकुंडा को बौद्धिक स्थल कहा जाता है साहित्यकारों का और यहाँ का शासक था दोस्तों इब्राहिम कुतुब शाह, उसको माल की बरहम कहा जाता है। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें। जो भी हमने आपसे क्वेश्चन पूछा वो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल इतिहास नामा, क्या नाम है दोस्तों, इतिहास नामा के नाम से आप सर्च करना, आपको टेलीग्राम पे चैनल मिल जाएगा। वहाँ पे आपको ये सभी वीडियो की पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। तो वीडियो को यही समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें।